वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस सेशन में हम अब तक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे बचे हुए टॉपिक्स कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड इनलाइन कंस्ट्रक्टर। तो पहले चलते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज कंस्ट्रक्टर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? देखिए, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हमारे क्लास का नाम है उसी नाम से अगर हम कोई मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं हमारे क्लास के अंदर, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर उसमें हम पैरामीटर भेज देंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अगर आपने इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू आती है बाहर से और वो वैल्यू असाइन होती है हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को। तो इस तरीके से आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब होता ये है कि जब कभी भी आप अपना क्लास बनाएंगे और उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्लास का उस ऑब्जेक्ट के बगल में पैरामीटर भेजना पड़ता है। लाइक कि स्टूडेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ S2 और S2 में मुझे सपोज 110 भेजना है, तो ऐसा मुझे पैरामीटर में वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर मैंने पैरामीटर में ये वैल्यू नहीं भेजी तो प्रोग्राम में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते वक्त इस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है वैल्यू, और आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको वैल्यू नहीं दी है, नहीं सप्लाई की है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा एरर। सो जब भी आप किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ पैरामीटर भेजना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। सो ऑब्वियसली जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको ये एरर आएगा, एंड व्हाट इज दैट? could not find a match for student scope resolution operator student, ऐसा कुछ एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम ये बोल रहा है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर मुझे स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर नहीं मिला जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। ओके, और ये जो बीच में दो बार ऐसे कोलन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको बोला जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको बोला जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या यूज़ है, कितने सिनारियो में यूज़ होता है, वो आगे में जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सेशन आएगा तब आपको पता चलेगा। बट इस टाइप का एरर आपको दिखाई देगा, एंड एरर बहुत क्लियरली बोल रहा है कि इस क्लास में इस टाइप का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये प्रोग्राम में एरर आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, मैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लूँगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है और रोल नंबर में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दूँगा। ये प्रोग्राम में एरर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब पर्टिकुलरली ये ऑब्जेक्ट बनेगा ये अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है? सॉल्यूशन नंबर 2 ये है कि मुझे नहीं बनाना है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पैरामीटर भी नहीं भेजना है किसी कारण से, तो उस समय पे आप जब आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, इस समय पे यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल के रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे R में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी 101। इसका मतलब ये है कि अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनते वक्त आपको वैल्यू मिली तो आपको वो वैल्यू लेनी है, और अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है उसको उठा के R में डाल दो। इसीलिए इसको काफ़ी बारी कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बोला जाता है, जहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, और अगर आपने पैरामीटर नहीं भेजा तो वो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पकड़ लेगा, कंसिडर कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, अगर मैंने पैरामीटर भेजा है तो फिर स्टोरी अलग होगी। सपोज मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया student2 और अब 501 भेजा, तो एक्चुअल में ये 501 जाएगा यहाँ पे, और R में 501 पड़ा रहेगा, और R में जो 501 पड़ा है वो इसमें पड़ा रहेगा रोल नाम के मेंबर वेरिएबल में।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ तो ये हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है वो आर में डाल देगा, दैट इज़ 101, और आर में जो 101 पड़ा है वो रोल नंबर में डाल देगा। तो इस तरीके से ये होता है कंस्ट्रक्टर विथ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, दिस कंसेप्ट इज कंस्ट्रक्टर विथ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एंड यहाँ पे अभी ये एरर नहीं आएगा अगर आप ये प्रोग्राम रन करेंगे। तो आपको प्रोग्राम लिखना कैसा है, पूरा का पूरा ये प्रोग्राम क्लास लिखना है, उसके तुरंत नीचे आपको मेन लिखना है, जैसे हमने इसके प्रीवियस केसेस में प्रोग्राम्स को रन करके देखा उसी तरीके से। तो अब इसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, जो हमें एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके हिसाब से हम क्या बताएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। देखो, इन जनरल इफ़ यू डोंट हैव अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी पैरामीटर, इट विल गिव एन एरर। जो ये वाला एरर मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है कोड में और आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो बिना पैरामीटर के, तो एरर आएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, बट इफ वी हैव अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है विथ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन इट, then we can create object without any parameter and it will work without any error। तो ये वाला एरर आपके केस में नहीं आएगा जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट इनसाइड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल बी अलॉटेड। तो जो भी वैल्यू आपने डिफ़ॉल्ट सेट की है वो मेंबर वेरिएबल को अलॉट हो जाएगी और इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर विथ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करेगा। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.